वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। आरोही भले ही वो हैरान थी कि दक्ष ने उसके लिए कार्ड भेजा, लेकिन उसे इससे कोई प्रॉब्लम, उसने बेझिझक उस कार्ड को ले लिया। उसने उस आदमी को भी पहचान लिया था जिसने उसे कार्ड दिया था। वो सिंघानिया परिवार का कोई सर्वेंट नहीं था, बल्कि वो दक्ष का राइट हैंड था जो हमेशा किसी शाये की तरह उसके साथ रहता था। दक्ष के जितने भी काम होते थे वो वंश ही हैंडल करता था। वंश दक्ष के प्रति बहुत ही वफादार था। उसे अच्छे से याद था कि जब दक्ष मुसीबत में पड़ा था तो सिर्फ वंश ही था जो उसके साथ खड़ा था। वंश ने उसकी भी बहुत मदद की थी। उसे जब भी कोई हेल्प चाहिए होती थी तो वंश बिना किसी झिझक के उसकी मदद करता था, और जब दक्ष को पुलिस पकड़ कर ले गए थी उस समय भी वंश ने उसे बहुत दिलासा दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उस समय उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस समय उसके आंखों पर सोनाली के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। वो उसे बोलती थी, वो उसी बात पर विश्वास कर लेती थी। यही वजह थी कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी। पास्ट में दक्ष के शादी करने के बहुत समय बाद वो वंश से मिली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस बार उससे इतनी जल्दी मिल पाएगी। ऐसा लगता है रिबीर्थ के बाद बहुत सी चीजें बदल रही है। पहले जब उसकी शादी दक्ष से हुई थी तो उसने कभी भी उसकी इतनी चिंता नहीं की थी, या फिर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता थी। जैसे ही उसने हिल हाउस में एंटर किया उसे लगा जैसे वो किसी अलग दुनिया में ही आ गए हो। वहां पर मोहाल क्लब से बहुत ही अलग था। वो काफी रहस्यमय लग रहा था। सिर्फ वो जगह ही नहीं, वहां का मालिक भी बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल था। भले ही लोगों को नहीं पता था कि वो कौन है, पर वो ये जरूर जानते थे कि वो कोई ऐसा नहीं है जिससे वो पंगा ले सकता है। आरोही ने चारों तरफ देखा और पाया लड़के और लड़कियां ग्रुप में खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। आरोही इधर उधर देख ही रही थी कि तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, हे ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? जब आरोही ने उसकी आवाज सुनी तो उसने उस लड़के की तरफ देखा। उस लड़के को देखते ही आरोही की आंखों में मानो खून उतर आया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। ये पार्थ सिंह था। अतीत में उसने उसकी बहन के साथ मिलकर लगभग उसका रेप कर ही दिया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो पार्थ को चकमा देके वहां से भाग गए थी, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस दिन उसके साथ क्या हो सकता था। उसे याद था कि ये घटना इस पार्टी के कुछ महीनों बाद ही हुई थी। उस समय तक उसकी शादी दक्ष से हो गई थी। हालांकि ये सीक्रेट मैरिज थी, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उसका पति कौन है। सोनाली ने इसी बात का फायदा उठाकर चारों तरफ ये बात फैला दी थी कि वो पार्थ के साथ सोई है। भले ही पार्थ का परिवार बहुत पावरफुल नहीं था, पर हर कोई उनके बारे में जानता था। अतीत में जब भी वो सोनाली और उसके दोस्त के साथ बाहर जाती तो वो भी वहां आता और उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करता, और ये बात आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो ज्यादातर उससे दूर रहती थी। एक बार उसने उसे अपने पार्टी में भी बुलाया, लेकिन उसने उसे तुरंत इनकार कर दिया क्योंकि उसे पार्थ से अच्छी वाइब नहीं आती थी। वो तो बाद में सोनाली ने उसे बहुत फोर्स किया तो वो उसे मना नहीं कर सकी और वो उसके साथ पार्टी में चली गए। आरोही को शराब के प्रति जीरो टॉलरेंस थी और वो उसकी एक बूंद भी नहीं ले सकती थी, और यह बात उसके परिवार को अच्छे से पता थी। इसलिए उस दिन जब सोनाली उसके लिए एक ड्रिंक लाई तो उसे उस पर कोई शक नहीं हुआ। लेकिन एक घूंट लेने के बाद ही उसे चक्कर और अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था। सोनाली ने इस अवसर का लाभ उठाया और उससे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसी होटल के कमरे में आराम कर ले। फिर वो आरोही को एक होटल के कमरे में ले गई और उस समय भी उसे कुछ शक नहीं हुआ। जब पार्थ कमरे में आया और उसे छूने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। हालांकि वो थोड़ी नशे में थी, फिर भी उसे इतना होश था कि वो समझ सके कि उस समय क्या हो रहा है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पार्थ भी नशे में था और जैसे तैसे वो उसे चमका देकर वहां से भाग गए। जब वो ठीक हो गए तो उसने सोनाली से इस बारे में पूछताछ की तो सोनाली ने कहा कि उसे इस कुछ भी पता नहीं है। अगर उसे पता होता कि पार्थ इतना गिरा हुआ है तो उसे कभी भी वहां जाने के लिए फोर्स नहीं करती। उसे भी सोनाली की बात सही लगी, आखिर वो उसकी बहन थी, वो उसके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकती थी। वो पार्थ ही था जिसके इरादे नेक नहीं थे। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी बहन कभी ऐसा कुछ कर सकती है। ये देखकर उसका प्लेन फ्लॉप हो गया तो सोनाली ने पूरे कॉलेज में ये खबर फैला दी कि वो पार्थ के साथ सोई है। चूंकि बहुत से लोग जानते हैं कि वो शादीशुदा है, उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई जब उन्होंने सुना कि वो किसी और के साथ सोए है। यहां तक कि सिंघानिया परिवार को भी इसके बारे में पता चल गया।
अगर दक्ष ने उस समय पर उसका बचाव नहीं किया होता तो सिंघानिया परिवार उसे बेरहमी से घर से बाहर निकाला देता। जब उसने अपने साथ हुए अपमान के बारे में सोचा तो उसकी आंखें लाल हो गई। अतीत में मैं एक बेवकूफ थी। भले ही दक्ष उसे सपोर्ट करता था, लेकिन जब भी उसे धमकाया गया तो वो किसी डरपोक और कमजोर की कहीं चुप गए। उसने कभी वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की, आरोही ने सोचा। लेकिन वो इस जीवन में ऐसा कुछ भी होने नहीं देगी। आई एम सॉरी में अजनबियों को अपना नाम बताना पसंद नहीं करती। जहां तक बात रही है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूं, तो तुम्हें मुझसे ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो तुम यहाँ कर रहे हो मैं भी वही कर रही हूँ। ये सुनकर पार्थ की मुस्कान जम गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे अभी के अभी कच्चा चबा जाएगी। उसकी आंखें कितनी कोल्ड हैं, पार्थ ने सोचा। लेकिन पार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आरोही का मजाक उड़ते हुए बोला, क्या हम सब यहाँ दोस्त बनाने के लिए नहीं आए हैं? तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो? हाँ, हम यहाँ दोस्त बनाने के लिए आए हैं, लेकिन हर कोई मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं है, आरोही ने झुंझलाहट के साथ कहा। भले ही लाइट डिम होने की वजह से पार्थ को उसका चेहरा अच्छे से नजर नहीं आ रहा था, पर भी वो बता था कि आरोही बहुत ही खूबसूरत है, खासकर उसकी नीली आंखें। जब भी वो दूसरी लड़कियों से कांटेक्ट करता था तो वे सभी खुश हो जाती थी। उनमें से आज तक किसी ने भी उसे आरोही जैसा एटीट्यूड नहीं दिखाया था। वो शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूं। अगर वो मेरी पहचान जान जाएगी तो मुझे यकीन है कि वो मुझसे इतनी कोल्डली बिहेव नहीं करेगी, पार्थ ने सोचा। फिर वो हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानती है ना? मुझे पहले तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। मैं आरके कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट पार्थ हूँ। मेरी फैमिली रियल एस्टेट में है। भले ही हम एक बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन हम विजयनगर में बहुत फेमस हैं। अगर तुम फ्यूचर में एक घर खरीदना चाहती हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो और मैं तुम्हें एक फ्रेंडली डिस्काउंट दूंगा। जरूर, आरोही ने कोल्डली कहा। हर कोई आरोही को घूर रहा है और उसके लिए डर भी रहा था, क्योंकि हर किसी को पता था कि पार्थ एक शॉर्ट टेम्पर लड़का है। वही जब शौर्य और विक्रम ने ये सीन देखा को उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले आरोही ने उनके साथ भी इस तरह का ही व्यवहार किया था। अगर आरोही ने पार्थ को अच्छे से जवाब दिया होता तो वो जरूर चिढ़ जाते। तुम पार्थ को अब उसके इस रवैये से चिढ़ हो रही थी। आज से पहले कभी किसी लड़की ने उसे इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाया था। ये देखकर सोनाली तुरंत उनके पास आए और एक अच्छी बहन का फर्ज निभाते हुए बोली, आई एम सॉरी पार्थ, मेरी बहन ऐसी ही है। उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, और अगर अर्जुन आज यहाँ नहीं आता तो वो यहाँ कभी नहीं आती। वैसे अर्जुन, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गए कि मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है। सोनाली ने बिना झिझक के अर्जुन को कहा, जो हमेशा की तरह कोल्ड और अलग लग रहा था। ये सुनकर अर्जुन के हाथ शराब पीते पीते रुक गई और उसने अपना सिर उठाकर आरोही की तरफ देखा। ये सही है, हर कोई जानता है कि आरोही अर्जुन को बहुत लंबे समय से पसंद करती है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो उसने उसे एक गुलाब भी दिया था। ये बोलकर ईशा जोर जोर से हंसने लगी। वास्तव में ये कॉलेज के सबसे हॉटेस्ट टॉपिक में से एक था। आरोही ने जब पहली बार अर्जुन को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया था। फिर उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि कॉलेज में और भी बहुत सारी लड़कियां थीं जो उसका पीछा कर रही थी। आखिर कोई इतने हैंडसम और आउटस्टैंडिंग लड़के को इग्नोर कैसे कर सकता था? उस समय आरोही ने पूरे कॉलेज के सामने अर्जुन से अपने प्यार का इजहार किया था, पर यह बोलकर वो उसे पसंद नहीं करता, अर्जुन ने उसे इनकार कर दिया था। उसी समय किसी ने आरोही के लव कन्फेशन की तस्वीर ले ली थी और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। इस तरह सबको इस बारे में पता चल गया। अर्जुन को आज तक पता नहीं कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके होने वाली भाभी भी उनमें से एक होगी। इंटरेस्टिंग, अर्जुन ने सोचा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र आरोही को देखा। उसके बहुत सारे चाहने वाले थे और आरोही उसमें से एक थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर उसके क्रूएल हॉटेड भाई को ये बात पता चल गए कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो उसे पसंद करती हैं, तो क्या वो मुझे खोलते तेल में नहीं फेंक देगा? जब आरोही ने अर्जुन के नज़रों में अपने लिए घृणा देखी तो उसकी आंखें जल उठी। भले ही वो अब अर्जुन को पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी एक समय पर आरोही के मन में उसके लिए फीलिंग थी। इसलिए जब उसने उसकी आंखों में अपने लिए घृणा देखी तो उसे अंदर ही अंदर दुख हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था रिबीर्थ के बाद भी वो इन सब चीज़ों से इफेक्ट होगी। हालांकि ये बस एक पल के लिए था, क्योंकि जब से उसने दक्ष को एक्सपेक्ट किया था उसी समय से अर्जुन के प्रति उसका सारा प्यार खत्म हो गया था। हाँ, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? किसने अपनी टेज लाइफ में एक बेवकूफ़ को पसंद नहीं किया होगा? आरोही ने मजाक उड़ाया। एक बेवकूफ़? उसकी बातों से सभी दंग रह गए।
आरोही तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? सोनाली हैरान थी। क्या ये वही डरपोक आरोही थी जो लोगों को कभी भी पलट के जवाब नहीं देती थी? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? क्या उसे डर नहीं है कि उसके इस तरह बात करने से अर्जुन नाराज हो जाएगा? सोनाली ने सोचा, मैं बस सच कह रही हूं, क्या यहाँ पर मौजूद किसी को भी टीनेज एज में किसी बेवकूफ पर क्रश नहीं हुआ था? आरोही ने बिना किसी इमोशन के कहा। शुरू में सभी को लगता था कि आरोही एक मुफ्त लड़की है जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, पर उसकी इस बात सुनकर सबको लग रहा था कि वो एक बेवकूफ है। क्या उसे डर नहीं है कि इस बात से अगर अर्जुन को गुस्सा आ गया तो क्या होगा? वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था, वो उसे कॉलेज से भी निकल सकता था। बेशक आरोही को ये बात अच्छे से पता थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अर्जुन चाहे इस बात से कितना भी गुस्सा या नाराज क्यों ना हो, पर वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सकता है। बेशक अगर उसे अपने भाई के खिलाफ जाने का कोई भी डर न हो तो। अतीत ने उसे नहीं पता था कि उसे अपने पहचान का कैसे फायदा उठाना है, लेकिन इस जीवन में ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करेगी। वही आरोही की बात सुनकर अर्जुन चिढ़ गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। ये सुनकर कुछ लोगों ने अपना गला साफ किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब उन्होंने आरोही से बात की थी तो बहुत पोलाइट थी, लगता है उसे उस ग्रुप से ही नफरत थी। उन्होंने बाहर भी देखा था कि आरोही ने शौर्य से भी इसी तरह रूखे स्वर में बात की थी। ये देखकर उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें भी वो लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि जब से वो यहाँ आए थे बस डिगे मारे जा रहे थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर आरोही ने सबको एक्सक्यूज किया और वहां से चली गई, क्योंकि वो अब और सोनाली की बकवास नहीं सुन सकती थी। लेकिन तभी उसी समय एक आदमी जिसका ऑरा बहुत ही खतरनाक था, उसके आसपास से डरावना ऑरा निकल रहा था, अपने लंबे कदमों के साथ क्लब के अंदर आया और सबको इग्नोर करते हुए सीधे ऊपर चला गया। उस आदमी को देखकर हर जगह हड़कंप मच गई। सब लड़कियों के दिल जैसे थम से गए। एक लड़की लगभग चिल्लाते हुए बोली, ओ माय गॉड, तुमने देखा वो आदमी कितना हैंडसम है? मैंने आज से पहले इतना हैंडसम आदमी कभी नहीं देखा। सब लड़कियां उसके पास जाना चाहती थीं, उससे बात करना चाहती थी, पर उस आदमी की इतनी खतरनाक प्रेजेंस को फील करके किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूर से ही वो लोग बता सकते थे कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे पास वो जा सकते हैं। वही जब आरोही ने उनकी बात सुनी तो उसने उस तरफ देखा और उस तरफ देखते ही उसकी आंखें शौक से फैल गए, उसके आंख में आंसू आ गए। क्या वो दक्ष था? भले ही उसने सिर्फ उस आदमी का एक साइड ही देखा था, पर फिर भी उसने उसे पहचाना लिया। वो उसका हस्बैंड था जिसके साथ उसने इतने साल गुजारे थे, वो उसे कैसे भूल सकती थी? लेकिन वो इस जगह पर क्या कर रहा है? आरोही दौड़कर उसके पास जाना चाहती थी, उसे गले लगना चाहती थी, पर तब तक बहुत देर हो गए, वो भीड़ में कभी गायब हो गया था। तभी शौर्य की नजर आरोही पर पड़ी और आरोही को इस तरह रोता देख वो दंग रह गया। जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले सबको मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, वो इस तरह बच्चों की तरफ रो रही थी। रोने के वजह से उसकी दोनों आंखें सूज गई थी। आरोही को इस तरह उदास देख शौर्य को पता नहीं क्यों पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आरोही तुम ठीक हो न? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? वही शौर्य की बात सुनकर आरोही अपने सेंस में वापस आए और दक्ष की जगह शौर्य को अपने सामने देखकर वो फिर से निराश हो गए। पर उसने जल्दी से अपने इमोशन को काबू किया और उसका आंखें फिर से पहले जैसी कोल्ड हो गए और फिर वो वहां से चली गई। वही आरोही को इस तरह खुद को इग्नोर करके वहां से जाता देख शौर्य की भौहें सिकुड़ गए। अभी थोड़ी देर पहले वो बच्चों की तरह रो रही थी और मुझे देखकर फिर से वैसे कोल्ड हो गए। क्या मुझ में कोई कांटे लगे हैं? दक्ष क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? तुम उधर क्या देख रहे हो? शिवम हैरानी से बोला। क्या वो रो रही थी? दक्ष ने सोचा, लेकिन तभी उसकी नजर उस लड़के के हाथ पर जाए जो आरोही के कंधे पर थी और ये देखकर उसकी आंखें लाल हो गए। दक्ष तब तक उसे घूरता रहा जब तक वो उसकी आंखें से ओझल नहीं हो गए। फिर उसने शिवम को इग्नोर किया और ऊपर चला गया। पर शिवम कहाँ इतनी आसानी से हार मनाने वाला था। वो उसके पीछे जाते हुए उत्सुकता के साथ बोला, वो लड़की कौन थी? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हें पसंद है? सच में वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है, और वैसे तुम भूल रहे हो, क्या तुम पहले से ही एंगेज्ड हो? शिवम बस अपने में ही बड़बड़ाए जा रहा था। उसने इस बार पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी बातें सुनकर दक्ष के आसपास का ऑरा खतरनाक हो गया था। वही जब शिवम को अपने आसपास कुछ अजीब सा फील हुआ तो उसने दक्ष की तरफ देखा और दक्ष को देखते ही बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से 2 कदम पीछे हो गया। तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्लीज मुझे इस तरह घूरना बंद करो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे इस तरह घूरने से ही न मर जाऊं।
ये सुनकर दक्ष की आंखें छोटी हो और वो उसे उसी तरह घूरते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, वो मेरी फ्यूसी है। ये बोलकर वो शिवम का जवाब सुने बिना ही रूम में चला गया। कर क्या? वही दक्ष का जवाब सुनकर शिवम हक्का बक्का रह गया। वो लड़की जो एडल्ट भी नहीं लग रही थी वो दक्ष की फियांसो थी, मतलब दक्ष की शादी किसी बच्ची से हो रही है। दक्ष, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अभी अभी जिस छोटी लड़की को हमने नीचे देखा वो तुम्हारी होने वाली बीवी है? ये सुनकर दक्ष की आंखें छोटी हो गए। वो अपनी खतरनाक आवाज में बोला, हाँ, क्या तुम्हें इससे क्यों प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्ष जब भी उसे इस तरह देखता था शिवम बहुत डर जाता था। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी मंगेतर एक नज़र जिद्दी और घमंडी लड़की है और वो तो और तुमसे शादी नहीं करना चाहती है। हालांकि वो अफवाहों की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो तो बहुत प्यारी और खूबसूरत है, लेकिन क्या वो अडल्ट है? मतलब उसे देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो 18 साल की भी है। क्या तुम सच में इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करना चाहते हो? ये सुनकर दक्ष का चेहरा काला पड़ गया। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे दादाजी उस लड़की को पसंद नहीं करते हैं। अगर तुम्हारी दादी ने जिद नहीं की होती और तुम्हारा वो एक्सीडेंट नहीं होता तो वो कभी भी ऐसे एवरेज बैकग्राउंड वाली लड़की की शादी सिंघानिया परिवार में नहीं होने देते। शिवम जब भी उस भयानक एक्सीडेंट को याद करता था तो उसकी रूह कौंप जाती थी। सच में उस समय दक्ष की हालत बहुत खराब थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगा। उस समय दक्ष किसी काम से बाहर जा रहा था और तब अचानक से पता नहीं कहां से दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया और वो बुरी तरह घायल हो गया। अगर दक्ष की जगह उस समय कोई और होता तो वो उसी समय मर जाता। सच में दक्ष की विल पावर काफी स्ट्रांग थी जो वो बच गया। भले ही वो बच गया था पर वो बुरी तरह घायल हो गया था। दक्ष सिंघानिया परिवार नींव था और होने वाला हेड भी, इसलिए जब इस बात का पता सिंघानिया परिवार को चला तो वो बुरी तरह हिल गए। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए हर जगह ये अफवाह फैला दी गई कि वो जल्द ही मरने वाला है, जिससे उसके दुश्मन चैन की सांस ले सके। दक्ष बिल्कुल ठीक था। ये बात सिर्फ गिने चुने लोगों को ही पता थी। यहां तक कि उसकी दादी को भी ये बात पता नहीं थी। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की। दक्ष की मंगेतर को जब ये बात पता चला कि दक्ष बहुत जल्दी मरने वाला है और वो बहुत जल्द विधवा हो जाएगी तो उसने अपनी सगाई दक्ष से तोड़ दी। दक्ष अपनी भयानक आवाज में बोला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे ही शादी करूंगा। जब शिवम ने ये सुना तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गए। मतलब जो आदमी लड़कियों से कोसों दूर रहता है, जिसे बस वो समय की बर्बादी लगती है, आज वो बोल रहा कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की से। आखिर उस लड़की में ऐसा भी क्या है जो दक्ष सिंघानिया उससे शादी करना चाहता है? मतलब जहां तक मुझे पता है कि तुम तो आज तक उससे मिले भी नहीं हो, तो फिर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट है? दक्ष शिवम की बात का क्या जवाब देगा? और क्या दक्ष सच में आज पहली बार आरोही से मिला था कि वो उसे पहले से जानता है? किसने कहा कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं? ये बोलते समय दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान थी। एक छोटी लड़की जिसने क्यूट सा पिंक फ्रॉक पहन रखा था वो उसके पीछे भागते हुए बोल रही थी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर वो लड़का बिना किसी इमोशन के बोला नहीं। वही उस लड़के की बात सुनकर उस छोटी लड़की की नीली आंखें आंसुओं से भर गए और वो रोते हुए बोली, पर मैं तो गुड गर्ल हूं ना, फिर तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करोगे? फिर कुछ सोचकर खुशी से अपने में हाथ में पकड़े चॉकलेट्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें अपने ये सारे चॉकलेट्स दे दूंगी, तो अब क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये बोल समय वो छोटी लड़की बार बार अपनी झपका रही थी। ये करते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। वही उस लड़की को इस तरह रोता देख दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों पर वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। फिर भी अपने कोल्ड बिहेवियर के वजह से उसने उससे दोस्ती नहीं की, पर फिर भी आरोही ने हार नहीं मानी। वो हमेशा उसके आगे पीछे भागते रहती थी। वो जहां जाता वो उसके साथ जाती और वो भी उससे मना न करता था, और ये देखकर आरोही खुश हो जाती थी। पता नहीं क्यों पर वो उसे मना नहीं कर पाता था, शायद इसलिए क्योंकि उसे भी उसका साथ पसंद था। वे तब बहुत छोटे थे इसलिए शायद आरोही को वो याद नहीं था, पर दक्ष को वो सब अच्छे से याद थी, या ये कहे कि वो उसे कभी भुला ही नहीं था। उसके बाद फिर उसकी दादी की डेथ हो गए और आरोही का सिंघानिया परिवार में आना जाना बंद हो गया। भले ही उसके बाद वो कभी आरोही से मिला नहीं, पर वो उसकी हर खबर रखता था। और फिर जब उसकी दादी ने उसे बताया कि उसकी शादी आरोही से हो रही है तो ये जानकर उसे पता नहीं पर बहुत खुशी हुई थी। शायद इसलिए क्योंकि बचपन में ही आरोही ने उसके दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी। बेशक शिवम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो दक्ष से पूछना चाहता था पर दक्ष का गुस्सा याद करके उसने चुप रहने में ही भलाई समझी।
कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता कर लूंगा कि रस्तोगी परिवार की बड़ी बेटी में ऐसा भी क्या है कि क्रूएल हॉटेड दक्ष जिसे लड़कियों के नाम से भी चिढ़ है वो उसके लिए इतना पागल है। वहीं नीचे शौर्य अपनी ग्लास ऊपर उठाकर टोस्ट करते हुए बोला, आज हम सब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं तो हमारी नई दोस्ती के नाम एक ड्रिंक तो बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रहे। ये सुनकर सब जोर जोर से हूटिंग करने लगे। फिर सब ने एक साथ अपना ग्लास उठाया, एक ही घुट में उसे फिनिश कर दिया। लेकिन तभी किसी ने नोटिस किया कि आरोही ने अपने ग्लास को हाथ भी नहीं लगाया, वो अभी भी वैसे का वैसा ही था। ये देखकर ईशा, जिसे आरोही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो चिढ़ते हुए बोली, आरोही क्या तुम हमारे दोस्ती से खुश नहीं हो? फिर तुमने अपना ड्रिंक क्यों नहीं पिया? सीरियसली दैट इज सो रूड ऑफ यू। नहीं ऐसा नहीं है, वो बस में ड्रिंक नहीं करती, आरोही ने शांति से कहा। तभी सोनाली बोली, कमोन आरोही, इसमें इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। आई नो कि तुम्हें पीना पसंद नहीं है, पर मुझे यकीन है एक छोटे से घुट पीने से तुम मर नहीं जाओगी। इसके अलावा मैं भी तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का डर है? साफ समझ आ रहा था कि सोनाली उसका मजाक उड़ा रही थी। हाँ सोनाली एकदम सही कह रही है, तुम इतनी भी नाजुक नहीं हो कि तुम की एक घुट भी न बर्दाश्त कर पाओ, और वैसे भी हम सब यहाँ एडल्ट है तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ईशा ने नाराजगी से कहा। ईशा के इस तरह बोलने से आरोही ने एक नज़र उसे देखा और फिर शांति से बोली, क्या यहाँ ऐसा कोई रूल है कि जो कोई भी एडल्ट है इसे वाइन पीने ही होगा? तुम ईशा के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। अफकोर्स यहाँ ऐसा क्यों रूल नहीं था। तभी विक्रम सबको शांत करते हुए बोला, ठीक है, अगर आरोही ड्रिंक नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम उससे फोर्स नहीं करेगा। रुके, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट जूस ऑर्डर करता हूँ, उसका टेस्ट सच में काफ़ी अच्छा है, आई होप कि तुम्हें वो पसंद आए। फिर उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और आरोही के लिए एक फ्रूट जूस ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद वाटर ने एक जूस आरोही के सामने रख दी। उस जूस के आते ही चारों तरफ उसकी महक फैल गए। सच में वो काफ़ी अच्छा और स्वीट स्मेल कर रहा था। आरोही के नाक में भी फ्रूट्स की हल्की सुगंध आ रही थी। चूंकि विक्रम ने ऐसा कहा कि ये सिर्फ एक फ्रूट जूस है तो इसलिए आरोही को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वैसे भी वो उसे टेस्ट करना चाहती थी। दिखने में वो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा था। एक घूंट लेने के तुरंत बाद ही आरोही की आंखें चमक उठीं। वाकई यह जूस शानदार था। उसका मन कर रहा था कि बस वो उसे पीते रहे। विक्रम ने जैसे ही आरोही की तरफ देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने अपना थूक निगल लिया। विक्रम गहरी सांस लेते हुए बोला, वेल मैंने तुमसे कहा था कि इसका टेस्ट अच्छा है। पर यह सुनकर आरोही उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, सच में ये काफ़ी डिलीशियस है। लेकिन जितना ज़्यादा वो इसे पी रही थी उसे उतनी ही बेचैनी महसूस हो रहा थी। बेचैनी की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उसे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। उसे कसकर अपना सिर झटका और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। वो कंफ्यूज्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो तुम्हारा चेहरा कितना लाल क्यों है? क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? शालिनी ने पूछा, जो आरोही के बाजू में ही बैठी थी। आरोही खड़े होते हुए बोली, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो बस मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। वही आरोही को इस तरह लड़खड़ता देख शालिनी हैरान होते हुए बोली, ओह कम ऑन, अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें इस फ्रूट वाइन से भी नशा हो रहा है। फ्रूट वाइन? ये सुनकर आरोही पूरी तरह हैरान हो गई। अब उसे समझ आया कि जूस पीने के बाद उसने नशा जैसे क्यों लग रहा था, लेकिन ये बिल्कुल फ्रूट जूस की तरह स्मेल कर रहा था। फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम चली गई, लेकिन उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अचानक उसकी नज़र धुंधली हो गई और अपने पैर कमजोर पड़ गए और वो खुद को संभल नहीं पाए और लड़खड़ा गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय उसे बहुत जाना पहचाना एहसास हुआ। वो चाहे कितने भी नशे में क्यों न, पर वो एहसास को कभी नहीं भूल सकती थी। इसलिए आई अपने आप को उसके बाहों में ढीला छोड़ दिया और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष ने भी कसकर आरोही को अपनी बाहों में भर लिया, पर आरोही की हालात देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई थी। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? अगर वो समय पर यहाँ नहीं आता तो उसे चोट भी लग सकती थी। उसने घुरकर आरोही की तरफ देखा, पर उसके छोटे से मासूम से चेहरे को देखकर उसके भाव थोड़े नरम पड़ गए। आरोही इस समय बहुत प्यारी लग रही थी। नशे के वजह से उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए थी, जिस वजह से वो और खूबसूरत लग रही थी। फिर दक्ष ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसी क्लब के बने हुए अपने प्राइवेट रूम में ले गया। रूम में पहुंचकर दक्ष ने बड़े ही ध्यान से आरोही को बेड पर लेटाया, पर जैसे ही वो उससे दूर होने लगा आरोही ने कसकर उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया और फुट फुट कर रोने लगी, नहीं अभी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके कहीं भी जाने नहीं दूंगी।
आरोही की बात सुनकर दक्ष की आंखें चमक उठी। उसने अभी अभी मुझे क्या कहा? आरोही को अपने पास दक्ष की प्रेजेंस फील हो रही थी। वो अपनी आंखें खोलना चाहती थी और दक्ष को दिखना चाहती थी, पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। नशा बुरी तरह से उस पर हावी हो गया था। नशे के वजह से वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो बस रोए जा रही थी। वही आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष कंफ्यूज हो गया। वो इस तरह क्यों रो रही है? मैंने तो अभी तक उसे कुछ कहा भी नहीं। वैसे भी उसे आरोही के पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसे ये बात पसंद नहीं आई कि इस वजह से उसे चोट लग सकती थी। आगे से उसे पीना होगा तो तब ही पी सकती है जब वो उसके आसपास हो, वरना उसे पीने की इजाजत नहीं है, उसने सोच लिया था। वो तो ऐसा बोल रहा था कि जैसे आरोही उसकी पत्नी हो। भले ही आरोही उसकी पत्नी बनी नहीं थी, पर दक्ष ने उसे अपनी पत्नी मान लिया था। अब से आरोही पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। वही जब उसने देखा कि आरोही अभी भी चुप नहीं हो रही है, तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उसे शांत करवाते हुए बोली, ठीक है, अब चुप हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। वही दक्ष के इस तरह प्यार से शांत करवाने से आरोही चुप होकर सो गए। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी, क्या कोई उसे परेशान कर रहा है? ये सोचते ही दक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गए। उसने उसे खुद से थोड़ा दूर किया, जिससे वो किसी को पता लगाने को बोले सके कि आरोही के साथ क्या हुआ है, पर दक्ष के इस तरह दूर जाने से आरोही फिर से रोने लगी। रोते हुए बस हब्बी बोल रही थी। ये हब्बी मुझे बोल रहा है या किसी और को? ये सोचते ही उसके आसपास का ऑरा एकदम से खतरनाक हो गया। अगर वो था तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने उसकी जगह किसी और हब्बी कहा होगा तो पक्का वो उस आदमी की नर्क के घाट उतार देगा। उसे समझ आ गया था कि वो इस समय आरोही को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। फिर उसने कसकर आरोही को अपने बाहों में भर लिया और प्यार से उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगा। क्या होगा आरोही का रिएक्शन जब उसे अपने और दक्ष के अनएक्सपेक्टेड मुलाकात के बारे में पता चलेगा? अगली सुबह आरोही की आंखें सूरज के तेज किरणों से खुली। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहा, मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा और खुद को एक अनजान कमरे में देखकर उसका दिल धक से रह गया। फिर उसने बहुत हिम्मत करके अपने ऊपर से अपना ब्लैंकेट हटाया और अपने आप को एक नए कपड़े में देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। कल रात को क्या हुआ था उसे अच्छे से याद था। वो वॉशरूम जा रही थी, लेकिन तभी उसे चक्कर आ गया और वो खुद को संभाल नहीं पाए और गिर गए, लेकिन तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। उसे उस आदमी से जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। उसे लगा कि वो दक्ष है और उसने खुद को उस आदमी के बाहों में ढीला छोड़ दिया। उसे ये भी याद था कि वो आदमी उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया और फिर उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। आज जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। रात को आदमी को कौन था? आरोही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कहीं उसने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उसे अपने बॉडी में कुछ तो फील होता, पर उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इसका मतलब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन फिर उसे कपड़े किसने चेंज किए? उसका दिल किसी अनजाने डर के वजह से जोर जोर से धड़क रहा था। आरोही यही सब सोच रही थी कि तभी धम के आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक महिला जिसने वेटर के कपड़े पहन रखे थे वो अंदर आए। उसने जब आरोही को जगा हुआ देखा तो अपना सिर झुकाते हुए बड़े ही पॉलिटली बोली, मैडम आप उठ गए? ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? उस वेट्रेस को देखकर आरोही ने झट से बोली। आरोही ये सोच सोचकर पागल हो जा रही थी कि वो आदमी कौन था। अगर वो दक्ष था तब तो कोई बात थी, पर उसकी जगह कोई और हुआ तो वो क्या करेगी? वही आरोही को इतना घबराया हुआ देखकर वेट्रेस उसे समझाते हुए बोली, मैडम इस समय आप हिल हाउस में हैं और हमारे बॉस आपको यहाँ लेकर आए थे क्योंकि कल आप बहुत नशे में थी। उन्हें डर था कि कोई आपके नशे में होने का गलत फायदा न उठा ले। बॉस मतलब हिल हाउस का मालिक? अचानक से आरोही को सूझा। उसे अभी भी पूरा यकीन था कि वो आदमी दक्ष था, वरना वो कभी भी इतनी लापरवाह नहीं होती। लेकिन वो उस जगह का मालिक कैसे हो सकता था? उसने तो सुना था कि हिल हाउस का मालिक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय था। ये सब सोचकर आरोही का दिमाग घूम गया। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से बोली, तो मेरे कपड़े किसने बदले? वो मैडम, वो आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने आपके कपड़े चंगे कर दिए। ये सुनकर आरोही ने एक राहत की सांस ली, वरना वो ही जानती कि अपनी ये हालत देखकर वो कितना ज्यादा घबरा गए थी। अचानक उसे सोनाली का ध्यान आया और उसके हाव भाव बदल गए। वो तो लगभग इस बारे में भूल ही गए थी। फिर उसने पूछा, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसने पहले ही रूम में चारों तरफ देख लिया था, पर उसके कपड़े कहीं नहीं थे।
वही वेट्रेस ने जब आरोही के चेंज होते एक्सप्रेशन देखे तो वो बोली, वो मैडम आपके ड्रेस पर जूस गिर गया था जिस वजह से मैंने उसे धोने के लिए दे दिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। और ये बोलकर वेट्रेस तुरंत वहां से चली गए। थोड़ी देर बाद आरोही ने अपने कपड़े चंगे किए और वो भी वहां से चली गए। वो रात भर घर आए थी तो शर्त लगा सकती है कि सोनाली ने इसके लिए बहुत ड्रामा किया होगा। उसने पक्का मॉम डैड को उसके खिलाफ खूब कान भरे होंगे। उसने पहले ही इतनी मुश्किल से अपने मॉम डैड का विश्वास वापस हासिल किया था और बस उसकी एक लापरवाही के कारण फिर से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सोचकर उसका सिर एक बार फिर दर्द करने लगा। सच में वो कल कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए थी, पर उसे अभी भी कुछ नहीं पता था कि कल उसके साथ क्या हुआ। वो आदमी कौन था और उसने उसकी मदद क्यों की। उसने जल्दी से ऑटो लिया और घर चली गए। विला के बाहर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गए। उसने उम्मीद नहीं थी उसके पेरेंट्स बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे होंगे। वहीं निर्मला जी ने जब आरोही को देखा तो उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ गए और वो मुस्कुराते बोली, आरोही तुम वापस आ गए, हम लोग कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो है ना? वही अपनी मॉम की बात सुनकर आरोही हैरान हो गया। क्या उन्हें अभी उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था? तो वो इस तरह मुस्कुराकर उससे क्यों बात कर रही थी? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है और उसे क्या हुआ था। वो तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, कल उसने बस गलती से फ्रूट वाइन पी ली थी बस, और सब तो ठीक था। आरोही हैरान परेशान वहां खड़ा थी कि तभी उसे सोनाली की आवाज सुनाई दी। आरोही, कल तुम अचानक से कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस तरह गायब हो जाने की वजह से मैं कितना परेशान हो गई थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो तो अच्छा था कि मिस्टर सिंघानिया के असिस्टेंट ने हमें फोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि तुम उनके साथ हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम आज रात घर वापस नहीं आ सकोगी। अगर तुम मिस्टर सिंघानिया के साथ थी तो तुम एक बार हमें कॉल करके इन्फॉर्म तो कर ही सकती थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस तरह गायब होने से मॉम डैड कितना परेशान हो गए थे। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जब वॉशरूम जाने के बहुत देर बाद भी आरोही वापस नहीं आए तो सब लोग उसके बारे में परेशान हो गए। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। वही सबको आरोही के लिए इतना परेशान होता देख सोनाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके वजह से उसका पूरा मूड खराब हो गया था। फिर थक हार कर उसने सबको झूठ बोल दिया कि आरोही घर चली गए है। जैसे ही सोनाली घर आए उसने अपने पेरेंट्स से आरोही की खूब शिकायत की। उसने उसे खूब भरा बुरा बोला, आरोही कितना लापरवाह है, वो पार्टी के बीच से कहीं गायब हो गए, उसके वजह से वहां सब परेशान हो गए थे। ये सुनकर विवेक जी को गुस्सा आ गया कि आरोही ऐसा कैसे कर सकती है। उन्हें आरोही से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर भी उन्हें लगा कि उन्हें आरोही का थोड़ी देर और वेट करना चाहिए, पर जब आधी रात तक वो घर नहीं आए तो उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। भले ही वो खुले विचारों वाले लोग थे पर फिर भी आरोही का बिना किसी को बताए इतने देर बाहर रहना विवेक जी को बिल्कुल नहीं लगा। अब तो बिल्कुल भी नहीं जब उसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी थी। आरोही को पता था कि उनके लिए ये शादी कितनी इम्पोर्टेंट है, फिर भी उसने ऐसा किया। अगर कहीं ये बात सिंघानिया परिवार को पता चल गए कि आरोही रात भर घर नहीं आए और इस वजह से उन्होंने आरोही के कैरेक्टर पर शक किया और रिश्ता तोड़ दिया तो वो क्या करेंगे, ये सोचकर ही वो बुरी तरह घबरा गए। इस बार सच ने आरोही ने सारी हदें पार कर दी थी, पर वो आरोही को फोन करते उससे पहले ही उन्हें सिंघानिया परिवार से किसी ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि आरोही उन लोगों के साथ है। ये सुनकर उनका गुस्सा तुरंत हवा हो गया। अगर मिस्टर सिंघानिया और आरोही साथ थे तो ये तो बहुत खुशी की बात थी। इस बात के लिए वो आरोही पर गुस्सा कैसे कर सकते थे, और वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था कि वो जो कुछ करेगी वो उनके भले के लिए ही होगा। आरोही चौंक गए। इसका मतलब कल रात जिस आदमी के साथ वो थी वो दक्ष था। अगर ऐसा था तो वो दक्ष से पिछली रात मिल चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में उसकी और दक्ष की पहली मुलाकात ऐसी अजीब सिचुएशन में होगी। पता नहीं वो उसे किस टाइप की लड़की समझ रहा होगा, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। ये सोचकर वो निराश हो गए। पर जब उसने अपने पेरेंट्स के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो वो अच्छा लगा। तभी उसके डैड बोले, आरोही क्या कल तुम मिस्टर सिंघानिया से मिली? वो अब कैसे है? वो नहीं चाहते थे कि शादी के तुरंत बाद वो विधवा हो जाए, लेकिन अगर दक्ष ठीक हो गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये हर किसी को पता था कि दक्ष सिंघानिया परिवार का होने वाला था और उसकी पत्नी के रूप में आरोही उस परिवार को होने वाली मालकिन थी। अगर ऐसा हुआ था तो रस्तोगी परिवार के लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि उनकी बेटी इतने बड़े परिवार की होने वाली मालकिन थी। फिर आने वाले समय में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर आरोही जल्दी से बोली, नहीं मैंने उन्हें नहीं देखा। ये सुनकर विवेक जी निराश हो गए पर उन्होंने कुछ नहीं कहा।
फिर आरोही ने एक नज़र तिरछी मुस्कुराहट के साथ सोनाली की तरफ देखा और ऊपर चली गई। ये देखकर सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। कहाँ वो इतनी खुश थी कि आज उसके पेरेंट्स आरोही पर गुस्सा करेगा, पर बस एक कॉल के वजह से उसका सारा प्लान खराब हो गया। कोई बात नहीं, बस थोड़ी दिन की बात है, एक बार आरोही यहाँ से चली गए फिर सब कुछ उसका होगा। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुए। ऐसे ही दिन बीतते गए। जैसे जैसी शादी का टाइम करीब आ रहा था वैसे वैसे विवेक जी और निर्मला जी का प्यार आरोही के प्रति बढ़ता जा रहा था। ये सब देखकर सोनाली को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। अब बस उसकी एक ख्वाहिश थी कि शादी के तुरंत बाद ही आरोही विधवा हो जाए, तब जाकर कहीं उसके दिल को ठंडक मिलेगी। पर उसे नहीं पता था कि उसकी ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाने वाली है, क्योंकि दक्ष तो बिल्कुल ठीक था, वो तो कभी मरने वाला था ही नहीं। उस समय सोनाली का रिएक्शन देखने वाला होगा जब उसे इस बारे में पता चलेगा। ऐसी ही पलक झपकते 10 दिन कब बीत गए पता ही चला और शादी वाला दिन भी आ गया। आरोही और दक्ष की शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। न ही सिंघानिया परिवार ने किसी को कुछ बताया था और न ही रस्तोगी परिवार ने। ये शादी बहुत ही सीक्रेट तरीके से हो रही थी, इसलिए किसी को भी इतने बड़े दिन पर इनवाइट नहीं किया गया था। रस्तोगी परिवार को डर था कि अगर किसी को पता चल कि उनकी बेटी की शादी ऐसे इंसान से हो रही है जो किसी भी समय मर सकता है, तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वो तो यही सोचते कि उन्होंने पैसे के खातिर अपनी बेटी को बेच दिया, और देखा जाए तो एक तरह से सच भी था। वो अपनी बिजनेस को बचाने के लिए आरोही की शादी दक्ष से कर रहे थे, वरना कौन माँ बाप अपनी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से करेंगे जो मरने वाला हो। और रही बात सिंघानिया परिवार की, तो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। अगर ये दक्ष की दादी की जिद नहीं होती तो वो कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानते। भले किसी को भी दक्ष के कंडीशन के बारे में नहीं पता था, पर दक्ष के दादा ये अच्छे से जानते थे कि उनका पोता बिल्कुल सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जब दक्ष की शादी आरोही से तय हुए तो दक्ष ने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई। ये देखकर दक्ष के दादा हैरान हो गए, क्योंकि वो अपने पोते को अच्छे जानते थे। उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे वो सब समय की बर्बादी लगती थी। इससे पहले भी दक्ष की जो मंगेतर थी वो भी बस एक बिजनेस डील के वजह से था। जो बड़े खानदान अपने दोस्ती और बिजनेस को रिलेशनशिप में बदलना चाहते थे, जिसने उनका बिजनेस और बुलंदियों के ऊंचाई तक पहुंच सके। पर दक्ष की कंडीशन के बारे में पता चलते ही दक्ष की मंगेतर ने उससे एंगेजमेंट तोड़ दी। निर्मला जी को इन सब चीजों का बहुत गिल्ट था। वो आरोही की शादी दक्ष से नहीं करना चाहती थी, पर वो मजबूर थी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और आरोही के रूम का दरवाजा खटखटाया। तभी उसे अंदर से आरोही की मीठी आवाज सुनाई दी। आरोही की आवाज सुनकर निर्मला जी को थोड़ी शांति मिली। भले ही आरोही ने शादी के लिए हाँ कर दी, पर फिर भी उनके दिल में अभी भी थोड़ा सा डर बाकी था कि कहीं आरोही आखिरी समय पर पीछे न हट जाए। फिर वो अंदर चली गए। निर्मला जी को उम्मीद नहीं थी कि आरोही पहले से ही रेडी होगी। लगता है आरोही ने दिल से इस शादी को स्वीकार लिया था। ये सोचकर उन्हें अपना दम घुटता महसूस हुआ। वो कैसे अपनी बेटी पर शक कर सकती थी? सिर्फ उन्हें के वजह से तो आरोही ये शादी कर रही थी। ये सोचकर उसका दिल गिल्ट से भर गया। आरोही ने वही प्रिंसेस ऑफ डिवाइन ड्रेस पहन रखी थी जिसके लिए सोनाली ने बहुत हंगामा किया था। निर्मला ने जब आरोही को देखा तो वो दंग रह गई। वो जानती थी कि उनकी बेटी सुंदर है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेकअप करने के बाद आरोही इतनी स्टनिंग लग सकती है। सच में आरोही बहुत सुंदर थी। इस खूबसूरती के साथ वो डेफिनेटली फ्यूचर में किसी अमीर परिवार में शादी कर सकती थी, लेकिन अब उसे एक अधमरे व्यक्ति से शादी कर पड़ रही थी। वास्तव में निर्मला जी ने लंबे समय तक सुना था कि सिंघानिया परिवार का उत्तराधिकारी दक्ष सिंघानिया का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि उसे बचा लिया गया है, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया है। उसकी हालत किसी मरने वाली इंसान से कम नहीं है। ये सोचकर कि उसकी बेटी को अपना पूरा जीवन किसी विधवा के रूप में बिताना होगा, उन्हें बहुत दुख होता। पता नहीं उस समय वो लोग उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, पर अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। वो अब चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, पर उन्हें जरूर अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वही जब आरोही ने अपनी माँ की आंखें में अपने लिए गिल्ट देखा तो उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। ये बात पता होते हुए भी शादी के बाद उसे किन किन मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, फिर भी उन्होंने उसे इस शादी के लिए फोर्स किया। ये सोचकर उसकी आंखें लाल हो गए। पिछले जन्म में उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत निराश किया था। उसे अभी भी अच्छे से याद था कि जब वो अपनी मॉम डैड को उसके प्रति सिंघानिया परिवार के गलत बर्ताव के बारे में बताती थी तो उसकी मॉम ये बोलकर बात को टाल देती थी, हर परिवार में ऐसी छोटी मोटी नोक-झोंक तो चलती रहती है। अब तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें इस तरह अपनी ससुराल वालों की बुराई किसी के भी सामने नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है।
उन्होंने कभी भी उसका साथ नहीं दिया, फिर भी उसने कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा। वो बस चाहती थी कि उसके पेरेंट्स खुश रहें। अगर उन्हें इस चीज से खुशी मिलती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर दक्ष ने उस समय उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता तो वो उतना डरावना होता कि कोई सोच भी नहीं सकता था, शायद तब उसने खुद को मार लिया होता। लेकिन इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। इस जीवन उसे दक्ष के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। आरोही अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, मॉम मैं कैसी लग रही हूँ? ये सुनकर निर्मला जी ने सिर हिलाते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, वैसे भी मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। तुम कब इतनी बड़ी हो गई मुझे पता ही चला, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है। ससुराल में अपना ध्यान रखना, सभी से अच्छा व्यवहार करना और किसी को नाराज मत करना, ठीक है? हमारी याद आए तो ऐसे मिलने मत आ जाना, अब से वो ही तुम्हारा परिवार है, तुम्हें हमसे ज्यादा उनका ध्यान रखना है, ठीक है? ये सुनकर आरोही ने बस अपना सिर हिला दिया। सच में उसकी मां ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए उससे ज्यादा बिजनेस इंपॉर्टेंट है। कौन सी मां ऐसी बोलती है कि अब से ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है? लेकिन आज ये सुनकर आरोही को बिल्कुल भी दुख भी हुआ, क्योंकि इसके लिए अब दक्ष के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। 1 घंटे बंद, 1 दर्जन से अधिक काले रंग की लग्जरी कारें रस्तोगी मेंशन के बाहर आकर रुकी। तभी आरोही को बेडरूम के बाहर से सोनाली की आवाज सुनाई दी। आरोही तुम क्या कर रही हो? सिंघानिया परिवार के लोग कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बाहर आओ। कहीं तुम आखिरी समय पर इस शादी से पीछे हटने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? सोनाली की आवाज सुनकर आरोही ने एक आखिरी बार अपने आप को मिरर में देखा। उसने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। तभी दरवाजा खुला। सोनाली, जिसके चेहरे पे अभी जंग जीतने वाली मुस्कान थी, आरोही को देखकर वो जम गए। वो चाहकर भी अपने नजर आरोही के ऊपर से हटा नहीं पा रही थी। सच में आरोही आज काफी खूबसूरत लग रही थी। सोनाली फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, आरोही ये तुमने किस टाइप के बेहुदा कपड़े पहने हैं? तुम्हें पता है न मिस्टर सिंघानिया अभी उस हालत में नहीं है तो तुम्हारे साथ कुछ करे। क्या तुम इस तरह के कपड़े पहनकर उन्हें गुस्सा दिलान डालना चाहती हो, या फिर तुमने ये कपड़े किसी और को दिखने के लिए पहने हैं? सोनाली आरोही का मजाक उड़ाते हुए बोली। ये सुनकर आरोही ने मन में कहा, भले ही सोनाली अभी दक्ष के बारे में कुछ भी क्यों न बोल रही हो, पर आरोही को पता था कि जब वो दक्ष को देखेगी तो उसे अपने डिसीजन पे बहुत पछतावा होगा। सोनाली को लगता था कि दुनिया के बेस्ट चीजों पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, पर तब क्या होगा जब उसे पता चलेगा उसने अपने बेवकूफी के आकार क्या खो दिया। उसे अच्छे से याद था कि जब उसने पहली बार दक्ष को देखा तो वो उसके पीछे पागल हो गए थी। उसने बहुत कोशिश की थी दक्ष को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, पर दक्ष उसे एक नजर उठाकर भी उसकी तरफ देखता भी नहीं था। उन्हें उन लड़कियों से नफरत थी जो उसे लुभाने की कोशिश करती थी। वो तो बस वो आरोही की बहन थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता था, वरना उसके जगह कोई और होती तो वो कब का उसे उठाकर इस देश के बाहर फेंकवा देता। उसे आरोही के अलावा किसी भी लड़की का अपने करीब आना पसंद नहीं था और ये बात आरोही को भी अच्छे से पता थी। सोनाली ने हमेशा देखा था कि दक्ष आरोही के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। वो इससे बहुत अलग था जिस तरह वो उससे पेश आता था। उसके समाने दक्ष एक क्रूएल हार्टेड पसंद था जिसे उसके इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। ये सब देखकर सोनाली को आरोही से बहुत जलन होती थी। बाद में सोनाली को लगा कि आरोही वो इंसान है जिसने दक्ष को उससे छीन लिया, क्योंकि वो उसका होने वाला पति था। वो शायद ये पूरी तरह से भूल गई थी कि वही थी जिसने ये शादी नहीं करने के लिए खूब डरना था, यहाँ तक कि अपने आप को मारने की भी कोशिश की थी। आरोही ने एक नज़र सोनाली की तरफ देखा जो उसकी किस्मत पर हंस रही थी। ये देखकर आरोही ने बस एक स्माइल की और उसे इग्नोर करते हुए नीचे चली गए। वो अपने इतने स्पेशल दिन पर सोनाली से बहस कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। वही आरोही को इस तरह खुद को इग्नोर करता देख सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे तो लगा था कि आरोही अपनी किस्मत पर रो रही होगी, पर उसे देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो दुखी है, बल्कि वो तो बहुत खुश लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुश कैसे हो सकती है? वो दिल की गहराई से आरोही से नफरत करती थी। वो उसे कभी भी खुश नहीं देख सकती थी। उसका बस चलता तो कब का उसे जान से मार देती, पर आरोही की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो हर बार बच गई। कोई बात नहीं, एक बार उसकी शादी हो जाए फिर मैं देखती हूँ वो खुश कैसे रहती है। ये सोचकर सोनाली के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो भी आरोही के पीछे पीछे नीचे चली गए। वो भी देखना चाहती थी कि आरोही का अपाहिज पति दिखता कैसा है। जैसी ही आरोही विला के बाहर आए उसे देखकर सब लोग आपस में बातें करने लगे।
भले ही रस्तोगी परिवार ने शादी को सीक्रेट रखने की कोशिश की थी, पर सोनाली ने आसपास के सभी लोगों के इस बारे में बता दिया था। वो आरोही का मजाक उड़ाने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती थी। आरोही को देखते हुए एक औरत बोली, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपाहिज है। इसके पेरेंट्स इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी दूसरी औरत बोली, मैंने सुना है जिस इंसान से इसकी शादी हो रही है वो बहुत अमीर है, और इतने सारे लग्जरियस कारों को देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि सच में दूल्हे का परिवार बहुत अमीर है। लेकिन फिर भी कोई पेरेंट्स अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सिर्फ कुछ पैसों की खातिर वो अपनी बेटी को इस तरह नर्क में कैसे धकेल सकते हैं। क्या होगा अगर शादी के तुरंत बाद ये विधवा हो गई, तब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे तो इन्हें देखकर कभी भी नहीं लगता है कि इनके पास पैसा की कमी है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। आसपास के लोग ऐसे ही रस्तोगी परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, वो अपने हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता लिए आरोही के पास आया और उसे ग्रीट करते हुए बोला, मिसेज सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया, आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर आरोही की आंखें शोक से फैल गई। इसका मतलब दक्ष भी यहाँ है, पर दक्ष यहाँ क्या कर रहा है। उसे अच्छे से याद था कि उसके पिछले जिंदगी में दक्ष उसे लेने नहीं आया था, जिस वजह से वो बहुत रोई थी। ये सोचकर कि दक्ष भी यहाँ है और आज फाइनली वो उसे देख पाएगी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उससे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा था दक्ष से मिलाने का। उसका मन कर रहा था कि वो दौड़कर उसके पास जाए और उसे गले लगाकर कर जोर जोर से रोने लगा। वो ही जानती थी कि उसने इस पल का कितना इंतजार किया था। उसने जल्दी से कार की तरफ देखा, पर उसे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वही जब आरोही के मॉम डैड ने ये सुना तो वो हैरान हो गए। क्या मिस्टर सिंघानिया भी यहाँ है? क्या अफवाह ये नहीं थी कि मिस्टर सिंघानिया अपाहिज है और बेड पर है? फिर जब विवेक जी से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो शोक के साथ बोलो, क्या मिस्टर सिंघानिया ठीक हो गए हैं? जी हाँ, इट्स ऑल थैंक्स टू मिसेज सिंघानिया कि हमारे प्रेसिडेंट इतनी जल्दी ठीक हो गए, वंश ने एक मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही विवेक जी ने ये सुनी, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। अगर ऐसा था तो अब उनकी बेटी को अपना पूरा जीवन किसी विधवा के रूप में नहीं बिताना पड़ेगा। वही जैसे ही सोनाली ने सुना कि उसका चेहरा काला पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ठीक कैसे हो सकता है? अगर दक्ष ठीक हो गया तो उसका प्लान चौपट हो जाएगा। आरोही को नहीं अब अपना पूरा जीवन किसी के विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा, बल्कि वो ऑफिशियली मिसेज सिंघानिया भी बन जाएगी। ये सोचकर सोनाली की आंखें लाल हो गई। पहले तो उसने सोचा था कि वो एक बेवकूफ है जो इतनी आसानी से इस शादी के लिए मन गए, लेकिन अब उसे लग रहा कि बेवकूफ वो थी। आखिर वो कोई ऐसा वैसे परिवार नहीं था, वो सिंघानिया परिवार था, देश का सबसे पावरफुल परिवार। इस परिवार से थोड़ा सा भी रिलेशन रखने वाला कोई भी व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सकता है, जो वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस परिवार के हेड के पत्नी के होने के तौर पर आरोही का जीवन कैसे होगा। ये सोचकर ही उसकी आंखें जलन से भर गए। दक्ष के एक्सीडेंट से पहले कुलीन परिवार के हर एक लड़की दक्ष से शादी करने के सपने देख रही थी, लेकिन अब बिना कुछ किए आरोही को वो सब मिल गया। सोनाली ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली, अगर वो ठीक हो गया तो भी क्या उसने सुना रखा था कि दक्ष एक क्रूर और निर्दयी इंसान है। उसे हाथ ना जाने कितने आदमियों के खून से रंगे हुए है। अगर आरोही ने एक ऐसे निर्दयी आदमी से शादी की तो उसका हर दिन किसी नर्क से कम नहीं होगा। ये सोचकर सोनाली को थोड़ी शांति मिली। फिर वो बोली, अगर ऐसा है तो मिस्टर सिंघानिया खुद बाहर क्यों नहीं आए? क्या वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, या कोई बात है जो आप हमें बताना नहीं चाहते हैं? वही सोनाली को इस तरह मिस्टर सिंघानिया का मजाक उड़ाता देख निर्मला जी और विवेक जी की आंखें खौफ से भर गए। भले ही उनकी बेटी की शादी मिस्टर सिंघानिया से हो रही थी, फिर भी उनकी हिम्मत थी कि वो दक्ष से सीधे मुंह बात कर सके, तो उनका मजाक उड़ाना तो दूर की बात है। भले ही ये सुनकर उन्हें खुशी हो रही थी कि दक्ष अब बिल्कुल ठीक है, पर उसके यहाँ होने की बात सुनकर वो थोड़े घबराए हुए भी थे, क्योंकि दक्ष कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो पंगा ले सके। हर किसी को पता था कि दक्ष कितना गुस्से वाला इंसान है। अगर उसने सोनाली की बात सुन ली तो वो उसे जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। फिर वो चाह कर भी उसे बचा नहीं पाएंगे। सोनाली, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? निर्मला जी चिल्लाते हुए बोली। फिर वो जल्दी से सोनाली को अपने पीछे लेते हुए बोली, वो आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ी नासमझ है, उसे समझ नहीं है कब क्या बोलना चाहिए। उसका कहना मतलब था कि वो भी बाहर आते तो उसे अच्छा लगता। वो बस अपने जीजू को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वंश ने एक नज़र सोनाली की तरफ देखा और फिर शांति से बोला,
हालांकि मिस्टर सिंघानिया पूरी तरह ठीक हो गए हैं, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है, इसलिए वो कार से बाहर नहीं आ सकते। फिर उसने आरोही की देखा जो गुस्से से सोनाली को घूर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुए दक्ष के बारे में इस तरह की बात करने की, पर उसने अभी कुछ नहीं कहा। यह सही समय नहीं था, पर वो इस चीज का बदला सोनाली से जरूर लेगी। आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। आरोही सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रही थी। उसके पिछले जीवन में इस समय तक दक्ष पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन उसके पैर अभी भी कमजोर थे, इसलिए उसे कुछ समय के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ा था। यह अफसोस की बात है कि उसने उस समय इसे केवल नजरअंदाज किया था। उसने उसकी बिल्कुल भी परवाह भी की थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आज पर्सनली उसे लेने आएगा। वंश की बात सुनकर सोनाली को लगा कि दक्ष को आरोही की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वरना वो इस तरह नाटक क्यों करता। उन्हें डर था कि सोनाली फिर से कोई बकवास नहीं कर दे, इसलिए विवेक जी जल्दी से बोले, आरोही जल्दी से जाओ, मिस्टर सिंघानिया को इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं है। ये सुनकर आरोही ने एक नज़र अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और फिर वंश के पीछे पीछे चली गए। वंश ने दरवाजा खोला और अपने सामने का नज़ारा देखकर आरोही दंग रह गए और उसके आंख में आंसू आ गए। आरोही ने ऐसा भी क्या देख लिए जिससे वो इतना हैरान हो गए। एक आदमी जिसके आसपास से भयानक आभा निकल रही थी, वो बिना किसी इमोशन के वहां बैठा था। वो इंसान और कोई नहीं, उसका पति दक्ष सिंघानिया था। पिछले जीवन में वो इन सब के वजह से दक्ष से दूर भागती थी। वो तो उससे इतना डरती थी कि उसने कई बार मेंशन से भागने की भी कोशिश की थी, पर उसने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, पर दक्ष ने हर बार उसे पकड़ लिया। भले ही इस बात के लिए दक्ष ने उससे कभी कुछ नहीं कहा, पर इस बात ने उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था। फिर उसके बाद दक्ष ने उसे घर में कैद कर लिया, जिस वजह से वो और दक्ष को नापसंद करने लगी। इन सब के बाद भी दक्ष ने कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वो जो मांगती वो उसे लाकर देता, उसकी हर एक जिद पूरी करता, सिवाय एक चीज के उसने कभी भी उसे मेंशन के बाहर जाने नहीं दिया। वो एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह हो गई थी। उसके पास सब होकर भी कुछ नहीं था। उसके पास पंख थे पर वो उड़ नहीं सकती थी। दक्ष तो हमेशा आरोही को खुश देखना चाहता था, पर जब आरोही ने भागने की कोशिश की तो वो डर गया। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर आरोही को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। इतनी मुश्किल से आरोही उसे मिली थी, वो उसे खो कैसे सकता था। आरोही को आज तक समझ नहीं आया था कि दक्ष को उसमें पसंद क्या था। वो एक निर्मल इंसान थी, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। भले ही आरोही को लगता था कि वो स्पेशल नहीं है, पर दक्ष के लिए वो सब कुछ थी, उसका जुनून, पागलपन, सब कुछ। आरोही को लगता था कि अगर दक्ष का एक्सीडेंट नहीं होता तो वो और दक्ष कभी भी एक नहीं हो पाते, पर आरोही को ये बात नहीं पता था कि चाहे कुछ क्यों नहीं होता, पर आखिर में उसे होना दक्ष का ही था। दक्ष कभी भी उसे किसी दूसरे का होने नहीं देता। पहली ही मुलाकात में उसने दक्ष के दिल में अपनी जगह बना ली थी और वक्त के साथ वो गहरी होते चली गए। भले ही आरोही वो सब भूल चुकी थी, पर दक्ष नहीं भूला था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और आरोही को कब दक्ष से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। अपने सामने दक्ष को देखकर आरोही हैरान हो गए। वास्तव में दक्ष उसे लेने आया था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही वंश ने कहा था कि दक्ष यहाँ है, फिर भी आरोही को पूरी तरह से उसके बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले जीवन में वो उसे लेने नहीं आया था। अब उसे लग रहा था सच में इस जीवन में कुछ भी पिछली जीवन जैसे नहीं था। दक्ष को अपने सामने देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसने अपने आप को दक्ष के बाहों में फेंक दिया और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए बोली, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गया? आपको पता भी है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वही आरोही के इस तरह करने के दक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया, पर उसने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। फिर उसने आरोही की तरफ देखा जो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे गले लगाकर उससे शिकायत कर रही थी। ये सब देखकर दक्ष को हैरानी तो बहुत हो रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने तो सुन रखा था कि आरोही इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर उसे देखकर तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो उससे देर से आने के लिए शिकायत कर रही थी। वही जब वंश और ड्राइवर ने ये देखा तो उसकी आंखें शौक से बाहर आने को हो गए। उन्हें आरोही के लिए अब डर लग रहा था, क्योंकि भले ही आरोही को इस बारे में कुछ नहीं पता तो पर वो ये बात अच्छे से जानते थे कि दक्ष एक जर्मोफोबिक है। उसे दूसरे का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर किसी लड़की का बिल्कुल भी नहीं। उन्हें वो सीन आज भी अच्छे से याद था कि एक बार एक लड़की ने गलती से दक्ष के हाथ को टच कर दिया था, तो दक्ष ने उस लड़की के उस हाथ को कटवा दिया जिस हाथ से उसने उसे टच किया था। लेकिन फिर जब उन दोनों ने दक्ष के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं देखे तो वो और हैरान हो गए, लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को कंट्रोल कर लिया। दक्ष ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, न ही आरोही को खुद से दूर किया था। उसे देखकर कभी से भी नहीं लग रहा था कि आरोही के इस तरह गले लगाने से उसे कोई प्रॉब्लम है।
वंश और ड्राइवर ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। फिर आरोही की तरफ मैरिज सर्टिफिकेट बढ़ाते हुए बोला, इस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। वही दक्ष की बात सुनकर आरोही अपने सेंस में वापस आए। उसने एक नज़र दक्ष की तरफ फिर जल्दी से उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गए। वो दक्ष को देखकर इतनी इमोशनल हो गए कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाए और उसने उसे गले लगा लिया। पता नहीं अब वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। आरोही तू ऐसा कैसे कर सकती है? उससे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। अब से उसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा वरना दक्ष को उस पर शक हो सकता है। दक्ष को आरोही का इस तरह खुद से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आरोही ने एक नज़र पेपर की तरफ देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से उस पर साइन कर दिया। आरोही को इतनी जल्दी साइन करता देख दक्ष की भौहें सिकुड़ गए। अभी भी आरोही उस आरोही से बिल्कुल अलग थी जिसके बारे में उसने सुना था। उसके बाद ना आरोही ने कुछ कहा नहीं दक्ष ने। आरोही अपनी आंखों में चमक लिए खिड़की के बाहर देख रही थी। जब से उसका रिबर्थ हुआ आज पहली बार वो दिल से खुश हुए थी। आखिरकार वो अब खुलकर अपनी जिंदगी जी सकती थी। वो अपनी किस्मत को बदल सकती थी और वो सब होने से रोक सकती थी जो कुछ उसके पिछले जीवन में हुआ था। उसे पता था कि पिछली जीवन में उसका घर से भागने की कोशिश करना उसका सबसे बेवकूफ़ी भरा कदम था। अगर वो ऐसा न करती तो दक्ष कभी भी उसे घर में कैद नहीं करता। इसके पीछे भी सोनाली का हाथ था, उसने ही उसे ऐसा कदम उठने के लिए उकसाया था। लेकिन वो इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगी, दक्ष की हर एक बात मानेगी। उसे पता था कि दक्ष जो कुछ भी करेगा उसके भले के लिए होगा। इस बार वो अपनी जिंदगी खुलकर जीगी। भगवान ने उसे ये जो दूसरा मौका दिया है वो उसे बर्बाद नहीं करेगी। वो बस इस जीवन में खुशी खुशी दक्ष के साथ रहना चाहती है। भले ही वो कुछ भी क्यों न सोच रही हो, पर जो कुछ भी उसके साथ पिछली जिंदगी में जो हुआ था वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। सिंघानिया परिवार में उसे कोई पसंद नहीं करता था, कोई भी उसे दक्ष के काबिल नहीं समझता था। सब ने मिलकर पिछली जिंदगी में उसे खूब टॉर्चर किया था और उसका बच्चा जिसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसे तो इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी खोख में मार दिया गया। ये सोचकर उसके दिल कौंप उठा। सच में पिछली जिंदगी वो एक बेवकूफ थी, पर इस बार वो सबका डट का सामना करेगी और इसका जवाब पत्थर से देगी। 1 घंटे बाद कार मैंशन के बाहर आकर रुकी। वंश ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। आरोही अपनी ड्रेस को संभलते हुए कार से बाहर आए। फिर उसने एक नज़र दक्ष की तरफ देखा जो अभी भी बिना किसी इमोशन के लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे आरोही के वहां होने या न होने से कोई फर्क पड़ता है। आरोही ने अपना सिर नीचे किया और अपनी ड्रेस की तरफ देखा। वो आज सच में काफी सुंदर लग रही थी, फिर भी दक्ष ने एक नज़र उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा था। अगर ये उसके पिछले जन्म में हुआ होता तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय सच में उसे बुरा लग रहा था। उसे याद था कि पिछले जीवन में दक्ष से दूर भागने के लिए वो कितना भयानक मेकअप करती थी, क्योंकि वो घर में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है। उसे पता था कि मेकअप करने से उसकी स्किन खराब हो जाएगी, फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि वो कुछ भी करके दक्ष से दूर जाना चाहती थी। पर उसने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की, पर दक्ष ने कभी भी उससे खुद से दूर जाने नहीं दिया। दक्ष को सच में उसके अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे उसके भयानक मेकअप वाले चेहरे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी भी दक्ष को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था। वही वंश ने जब आरोही को दक्ष के तरफ देखते हुए देखा तो बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, मैडम सर की अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो अभी आपको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर आरोही ने बस अपना सिर हिला दिया। उसे पता था कि दक्ष एक वर्कोहॉलिक इंसान है। उसकी लाइफ काम से शुरू होकर काम पर ही खत्म होती थी। इतने बड़े कंपनी का सीईओ होने के तौर पर दक्ष के पास बहुत काम होते थे, लेकिन फिर भी कोई इंसान इतना काम कैसे कर सकता था। फिर आरोही बिना कुछ बोले अंदर चली गए। दक्ष ने उस तरफ देखा जहां आरोही गए थी। उसके आंखों में कुछ तो था, पर क्या वो बस दक्ष ही जनता था। आरोही ने मैंशन की तरफ देखा। ये ठीक वैसे ही था जैसे उसे यादों में था। आरोही को याद था कि दक्ष की दादी के अलावा सिंघानिया परिवार में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। मेंशन को देखकर लग ही नहीं रहा था कि आज सिंघानिया परिवार के होने वाले हित की शादी थी। मेंशन में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं था। नौकर पहले के तरह ही अपना काम कर रहे थे। अगर ये दक्ष की दादी की जिद नहीं होती तो उस जैसी लड़की की शादी कभी भी इतने अमीर खानदान में नहीं हो पाती। पिछले जीवन में जब वो पहली बार यहाँ आए थी तो ऐसी अनजान जगह और ऐसे अनजान लोगों को देखकर बहुत डर गए थी। लेकिन आरोही जानती थी कि सब नौकर दक्ष के वफादार है। थोड़ी देर बाद एक नौकर आरोही को एक कमरे में ले जाया गया। ये दक्ष का कमरा नहीं था। ये देखकर आरोही को कोई हैरानी नहीं हुई।
उसने एक नज़र अपने रूम की तरफ देखा और बेड पर लेट गए। वो सच में आज बहुत ज्यादा थक गए थी। अगली सुबह दक्ष उसके बाद उससे मिलने नहीं आया। आरोही को पता था कि वो हमेशा से ऐसा ही था, कोल्ड। फिर वो जल्दी से रेडी हुए। उसने एक आखिरी बार अपने आप को मिरर में देखा। वो आज काफी सुंदर लग रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, वैसे भी उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि उसे मेकअप की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं नीचे लिविंग रूम में दक्ष बिना किसी इमोशन के वहां बैठा था और वंश से कुछ डिस्कशन कर रहा था। नींद की कमी होने की वजह से उसकी आंखें के चारों तरफ काले घेरे बन गए थे, फिर भी इससे उसके लुक को कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। वो अभी भी उतना ही हैंडसम लग रहा था। भले ही दक्ष अब पूरी तरह से ठीक हो गया था, पर एक्सीडेंट के साइड इफेक्ट की वजह से उसे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसे पहले से ही इंसोम्निया था, पर एक्सीडेंट के बाद वो और बढ़ गया था। उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि नींद की गोली भी उस पर असर नहीं करती थी। यहाँ तक कि कई बार साइकियाट्रिस्ट भी उसे सुलाने भी फेल हो जाते थे, जिस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा रहता था। पर आज कुछ तो अलग था। दक्ष आज काफी अच्छे मूड में लग रहा था। एक नौकर ने गलती से उसकी कॉफी गिरा दी, फिर भी दक्ष ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे क्लीन करने का बोला। उस समय जैसे नौकर की सांस ही अटक गई थी। उससे लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि हर कोई जानता था कि दक्ष का गुस्सा कितना खतरनाक है। लेकिन दक्ष की बात सुनकर नौकर को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गए। फिर वो जल्दी से क्लीन करके वहां से भाग गया। पर दक्ष के इस एक्शन से वहां सब लोग हैरान जरूर हो गए थे, पर वंश को शायद कुछ कुछ समझ आ रहा था कि दक्ष आज इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है। तभी अचानक से दक्ष ने सीढ़ियों की तरफ देखा और आरोही को देखते ही उसकी आंखें थोड़ी नर्म पड़ गई। आज का टेम्परेचर जो घुटन से भरा हुआ था वो भी नॉर्मल हो गया। आरोही ने एक नज़र दक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर आरोही के चेहरे पे एक स्माइल आ गए और वो चलकर उसके पास आए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके बाजू में बैठ गए। आरोही के वहां आते ही सब नौकर ने अपनी नज़र झुका ली। किसी ने भी आरोही को देखने की हिम्मत नहीं की। वही आरोही को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे इन सब की आदत थी। उसे पता था कि दक्ष उसे लेकर कितना पोसेसिव है। पिछली जीवन में एक नौकर ने गलती से उसे छू लिया था, तो दक्ष ने उसी के सामने उस नौकर के बेरहमी से हाथ काट दिए थे। इन सब से वो इतना डर गई थी कि उसने कई दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। आरोही आज भी उस सीन को याद करती थी तो वो कौंप जाती। सच में वो दृश्य बहुत ही भयानक था। तभी एक नौकर आरोही के लिए कुछ खाने की डिशेज लेकर आया और खाना देखते ही आरोही की आंखें चमक उठी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो खाने लगी। दक्ष ने एक नज़र वंश की तरफ और वंश समझ गया कि दक्ष क्या चाहता है। थोड़ी देर बाद अब बस वहां आरोही और दक्ष ही बचे थे। आरोही अपने खाने में इतना मगन थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि सब वहां से जा चुके हैं। खाने खत्म होने के बाद आरोही ने दक्ष की तरफ देखा। सच में दक्ष अभी भी पहले के तरह ही था। थोड़ी दिनों में उसकी क्लासेज पूरी होने वाली थी। वो कॉलेज जाना चाहती थी। ऑलरेडी उसके बुरे रिजल्ट के कारण उसे कॉलेज से वार्निंग मिल चुकी थी। अगर वो कॉलेज नहीं गए तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। पिछले जीवन में वो अर्जुन के पीछे इतने पागल थी कि उसने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, और फिर दक्ष से शादी होने के बाद उसने कॉलेज जाने की जहमत ही नहीं उठाए। पिछले जीवन में दक्ष ने उसे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दी थी। उसे पता था कि ये उसकी बेवकूफ़ी के वजह से था। आरोही ने एक नज़र दक्ष की तरफ देखा। वो आज अच्छे मूड में लग रहा था। क्या उसे इस बात का फायदा उठाकर उसके कॉलेज जाने की बात करनी चाहिए? क्या पता वो मान जाए। आरोही ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो क्या मैं कॉलेज वापस जा सकती हूँ? मेरी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। मैं वादा करती हूँ मैं अच्छे से पेश आऊंगी और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। आरोही की बात सुनकर एक बार फिर हॉल का माहौल भयानक हो गया। वही दक्ष का मूड खराब होता देख आरोही जल्दी से बात संभालते हुए बोली, मुझे पता है हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वो सब करना चाहती हूँ जो एक नॉर्मल लड़की करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। मैं इस शादी को दिल से निभाना चाहती हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह प्यार में पढ़ना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस तरह कैद करके घर में रखोगे तो मैं कभी भी इस रिश्ते को दिल से नहीं निभा पाऊंगी। आरोही ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। फिर उसने चुपके से दक्ष की तरफ देखा और उसे नॉर्मल देखकर आरोही ने राहत भरी सांस ली। फिर कुछ सोचकर वो दक्ष के और करीब गए और धीरे से उसके गाल पर किस करते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, तो क्या अब भी मैं कॉलेज जा सकती हूँ? वही आरोही को इस तरह किस करने से और उसके मुंह से अपने लिए हब्बी सुनकर दक्ष की आंखें चमक उठी। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा जो अपनी घने पल के झपका उसे ही देख रही थी। इस तरह आरोही बहुत ही क्यूट लग रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष उसे मना ही नहीं कर पाया। फिर वो बिना किसी इमोशन के बोला, ठीक है।
वही दक्ष की हाँ सुनकर आरोही के चेहरे पे 440 वोल्ट की स्माइल आ गई और वो कसकर दक्ष को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आप न सच में वर्ल्ड के बेस्ट हबी हो, मुझे पता था कि आप मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं कॉलेज वापस जा सकती हूँ, दूसरे स्टूडेंट की तरफ कॉलेज हॉस्टल में रह सकती हूँ। मैं जल्दी जाती हूँ, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है। हबी पर चिंता मत करिएगा, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भाग गए। वही आरोही को इतना खुश देखकर दक्ष फिर से पहले की तरफ कोल्ड हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ने उसके गालों को छुआ तो आसपा मोहाल पहले की तरह नॉर्मल हो गया। वाइफी, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये बोलते हुए दक्ष के आंखों में आरोही के लिए एक अलग सा हो जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। अगर इस समय आरोही दक्ष को इस तरह देख लेती तो जरूर डर जाती। मैं इस बार कुछ नए तरीके से लिखने की कोशिश कर रही हूं, तो आप लोग को मेरी राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। आरोही जल्दी से अपने रूम में आए और पैकिंग करने लगी। उसे ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष इतना आसानी से मान जाएगा। सच में अतीत वो एक बेवकूफ थी। अगर उस समय वो दक्ष के खिलाफ नहीं गए होती तो वो सब कभी भी उसके साथ नहीं होता। वो अपने साथ ज्यादा कपड़े लेकर नहीं आई थी, इसलिए उसने जल्दी ही सब कुछ पैक कर लिया। तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, घर से फोन था। उसे याद आया कि अतीत में भी इस समय के आसपास उसकी मां ने उसे कॉल किया था। उस समय वो बहुत रोए थी और उसे यहाँ से ले जाने को बोल रही थी, पर उसकी मां ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे समझा बुझाकर कॉल कट कर दिया था। ये याद आते हैं आरोही की आंखें एकदम से ठंडी हो गए। फिर कुछ सोचकर उसने फोन उठा लिया। हेलो आरोही, तुम कैसी हो? और मिस्टर सिंघानिया वो कैसे है? क्या तुम उनसे मिली? निर्मला जी बड़े प्यार से बोली। हाँ, आरोही ने बिना किसी इमोशन के कहा। वो कैसे है? क्या वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं? ये सुनकर आरोही बोली, हाँ वो बहुत अच्छे हैं और वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। ये वो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वो तुम्हारे साथ अच्छे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लापरवाह हो जाए। तुझे पता है न कि तुम्हारे पापा का बिजनेस कुछ सालों से अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए तुम उनकी हर एक बात मानना और उन्हें गुस्से दिलाने के बारे में तो सोचना भी नहीं। ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम समझ रही हो न मैं क्या कहना चाहती हूँ? जैसे कि आरोही को उम्मीद थी, उसकी माँ ने ठीक वैसे ही कहा। क्या उन्हें सच में उसकी परवाह थी? मतलब उसे यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुए और वो उन्हें डैड के बिजनेस में मदद करने को बोल रही थी। क्या उन्होंने एक बार भी उसकी फीलिंग के बारे में सोचा? उन्होंने एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि उसे वहाँ कैसा लग रहा है, उसे वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? लेकिन नहीं, उन्हें तो बस अपने बिजनेस से मतलब था। पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था और जब उसने कहा कि वो दक्ष से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी तो उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। उस समय वो सिर्फ 18 साल की थी और ये सुनकर वो बुरी तरह डर गए थी। फिर उसने उसकी सारी बात मान ली। पर इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से बोला, ठीक है मॉम, मैं आपसे कल मिलती हूँ, वो मुझे कुछ बुक्स चाहिए। कॉलेज के बारे में सोचकर उसका मूड फिर से अच्छा हो गया। वो सब कुछ फिर से रिवाइज करना चाहती थी जिससे उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब निर्मला जी ने ये सुना तो उन्होंने आरोही को डांटा। बुकू, तुम्हें बुक्स की क्या जरूरत है? क्या तुम अभी भी पढ़ाई करने के बारे में सोच रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, तुम्हें अपने शादीशुदा जिंदगी पर फोकस करना चाहिए, न कि ये सब फालतू चीजें पे। समझ आया? तुम कॉलेज नहीं जाऊंगी, समझ में आया तुम्हें? निर्मला जी ने आरोही को बोलने का मौका ही नहीं दिया, सीधा अपना फैसला सुना दिया। निर्मला जी की बात सुनकर आरोही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उनकी हिम्मत कैसे हुई अभी भी उस पर इस तरह हुक्म चलाने की। तब की बात कुछ और थी, पर अब सब कुछ बदल चुका था। वो अब वही करेगी जो उसे पसंद था। और वैसे भी अगर दक्ष को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उन्हें इस बात से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? कभी कभी तो उसे शक होता था कि वो उनकी सगी बेटी है भी कि नहीं। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा से ऐसे थे। जब से सोनाली वापस आए थी, मॉम डैड दोनों ने उसे दरकिनार कर दिया था। फिर आरोही एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है तो आप दक्ष को फोन करके माना कर दीजिए, क्योंकि उसी ने मुझे कॉलेज जाने के लिए बोला है। ये सुनकर निर्मला जी एकदम से चुप हो गई और फिर बात बदलते हुए बोली, ओह, दक्ष ने तुम्हें कॉलेज जाने को बोला है? अगर उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर उसने कहा है तो फिर तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए।
आरोही से अब अपनी मॉम का ये दोगलापन और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मॉम मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर निर्माण जी का जवाब सुने बिना ही उसने कॉल कट कर दिया। सच में वो अतीत में बहुत भोली थी। उसने कैसे सोच लिया था कि उसके पेटेंट्स उसकी मदद करेंगे। उन्हें उससे कोई लगाव नहीं था, उन्हें बस अपने बिजनेस से मतलब था। वही स्टडी रूम में वंश ने दक्ष की तरफ देखा जो विंडो के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी एक आदमी अंदर आया जिसके हाथ में कुछ फाइल थी। वंश ने एक नज़र दक्ष की तरफ देखा और फिर उस आदमी को बोलने का इशारा किया। सर, जैसा हमने मैडम के बारे में सुना था, मैडम सच में उससे अलग है। वास्तव में ये बदलाव उनके हॉस्पिटल के आने के बाद आया है। पहले वो अपनी मॉम से खूब झगड़ती थी कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सीढ़ियों से गिरने के बाद वो पूरी तरह एक अलग लड़की बन गए। इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि उसके बाद उन्होंने कभी भी शादी के लिए मना नहीं किया। वो सीढ़ियों से गिर गए दक्ष की आसपास, और ये सुनकर अचानक से ठंडा हो गया। दक्ष को इस तरह देखकर वो आदमी कौंप गया और जल्दी से बोला, सर उस दिन मैडम का अपनी बहन के साथ कुछ झगड़ा हो गया था और गुस्से में आकर उन्होंने मैडम को धक्का दे दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि उसके बाद सोनाली ने मैडम की कोई मदद नहीं की। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस उस आदमी को जाने का इशारा किया और दक्ष का इशारा आदमी तुरंत वहां से चला गया। अगली सुबह दक्ष शौर्य और करण के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहा था कि तभी आरोही दक्ष के पास आए और उसे अपनी ड्रेस दिखाते हुए बोली, हब्बी मैं कैसी लग रही हूँ। आरोही इस समय इतनी खुश लग रही थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां दक्ष के अलावा भी वहां कोई है, और वैसे भी उसने देखा तो भी उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्ष ने आरोही की तरफ जो अपनी तारीफ का इंतजार कर रही थी, उसका चेहरा चंद की तरफ चमक रहा था। ये देखकर दक्ष के एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल हो गए। उसके जाने के वजह से वो पहले से ही अपसेट था, लेकिन ये देखकर वो थोड़ा खुश हो गया। फिर वो बिना किसी इमोशन के बोला, ब्यूटीफुल। ये सुनकर आरोही के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गए और खुशी से चहकते हुए बोली, मुझे पता था हब्बी आप ऐसा ही बोलेंगे, और वैसे हब्बी आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये बोलते हुए आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वही शौर्य जो आराम से कॉफी कर रहा था, आरोही की बात सुनकर उसकी पूरी कॉफी मुंह से बाहर आ गए और जोर जोर से खांसने लगा। और वही करण जो शांति से बैठा ये सब देख रहा था, वो बुरी तरह चौंक गया। क्या ये वही उसका क्रूएल हार्टेड दोस्त था जिसे किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ब्यूटीफुल उसे कब से लड़कियों में इंटरेस्ट होने लगा। किसी ने सच ही कहा है, शादी के बाद सब बदल जाता है। उसे पता था कि अगर उसने और थोड़ी देर और ये सब देखा तो वो पक्का पागल हो जाएगा। फिर शौर्य जल्दी से बोला, ठीक है, मुझे पता है कि तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, पर इसका मतलब है ये तो नहीं है कि तुम कहीं भी चालू हो जाओ। तुम्हारे इस तरह रोमांस करने से होम जैसे कुंवारे लोगों पर क्या बिताती होगी वो भी सोच लिया करो। ये सुनकर दक्ष ने घूर कर देखा तो शौर्य ने अपने दांत दिखा दिए। फिर नौकरों ने उन चारों को खाना सर्व किया। उन चारों ने बैठकर खाना सूरी किया। आरोही ने एक नज़र दक्ष की तरफ देखा और फिर शौर्य और करण की तरफ। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है। वो तीन इतने बड़े शॉट्स के साथ बैठकर एक ही टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे याद था कि आगे चलकर ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल लोग बनने वाले हैं। दक्ष के बारे में तो कुछ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी, पूरे परिसर पर उसका कंट्रोल था। शौर्य भले ही दिखने में डिसेंट था, पर असल में वो एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करता था। उसका दादा फाउंडर थे और उसके पिता जनरल थे। तभी उसकी नज़र करण पर गए। आरोही को पहले से हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट था, और ऊपर से वो करण की फन भी थी, इसलिए उससे करण के बारे में ज्यादा पता था। सबने नोटिस किया कि आरोही करण हो ही देख रही है। करण ने आरोही की तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोला, भाभी क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही है? कहीं बाकी लड़कियों की तरह आप भी मेरी फैन तो नहीं, और आपको भी मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? ये बोलते हुए करण ने दक्ष की तरफ देखा जैसी वो उसे चिढ़ा रहा हो, देखो तुम्हारी बीबी मैं मेरी फैन है। करण सच कहे बहुत चालाक था। आरोही को देखकर कोई हैरानी नहीं कि क्यों देश की आधी से ज्यादा लड़कियां करण के पीछे दीवानी थी। एक ऑटोग्राफ ऑफकोर्स उसे ये चाहिए था। करण आगे चलकर एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टर बनने वाला था। आरोही ने सोचा अगर उसने उस ऑटोग्राफ को बेचा तो वो रातों रात अमीर हो जाएगी। ये सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन तभी उसे दक्ष का ख्याल आया, और उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो पक्का डेविल पति नाराज हो जाएगा, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो उसे डेविल कहती थी क्योंकि सच में दक्ष किसी डेविल से कम नहीं था। उसने जल्दी से बोला, नहीं मुझे नहीं चाहिए।
वही ये देखकर कि आरोही ऑटोग्राफ चाहती है पर दक्ष के डर से उसे मना कर रही है, करण हंसा। सच में उसकी नए भाभी काफी इंटरेस्टिंग थी। वही कारण को इस तरह खुद पर हंसता देख अवनी का छोटा सा मुंह फूल गया। फिर वो पापी फेस बनाकर दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, हब्बी देखो, कारण मुझ पर हंस रहा है, और वैसे भी जब मेरे पास तुम हो तो मुझे किसी और की ऑटोग्राफ की क्या जरूरत है। वही आरोही के मुंह से फिर से हब्बी सुनकर दक्ष खुश हो गया। फिर उसने कारण को एक कोल्ड लुक दिया। दक्ष के इस तरह दिखने से करण डर गया और एकदम से चुप गया। शौर्य ने दक्ष की तरफ, जो अपनी छोटी सी बीबी पर एक ही दिन में फिदा हो गया था। आरोही ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। फिर दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, हब्बी मैं मॉम डैड के घर जा रही है, मेरी कुछ बुक्स है जो वहां रह गए हैं, पर आप चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये बोलकर उसने अपना बैग उठाया, लेकिन जैसे ही वो जाने को हुए उसे कुछ सूझा। उसने दक्ष को हक किया और फिर उसे किस करती हूँ मिस मी हबी, और ये बोलकर वो 3 शौक लड़कों को वहां छोड़कर भाग गए। 1 घंटे बाद जैसे ही निर्मला जी और विवेक जी ने सुना कि आरोही आए हैं तो खुश हो गए। वो जल्दी से बाहर आए पर आरोही को वहां अकेला देखकर उनकी मुस्कान फीकी पड़ गए। आरोही, क्या तुम अकेली आए हो? मिस्टर सिंघानिया वो कहा है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? उनके हिसाब से अगर आरोही अकेली यहाँ आए थी तो दक्ष उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तो उसे यहाँ अकेला क्यों भेजता? ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं बुक्स लेने के लिए घर आ रही है? वैसे भी दक्ष बहुत बसी रहता है, उसके पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। आरोही ने चुपके से उनका मजाक उड़ाया। सच में उसके पेरेंट्स एक नंबर के लालची इंसान थे। क्या उन्हें अपनी बेटी को यहाँ देखकर खुश होना चाहिए था? पर नहीं, उन्हें तो बस दक्ष से मतलब था और कुछ नहीं। वही आरोही की बात सुनकर निर्माण जी भड़क उठी। वो आरोही को डांटते हुए बोली, फिर तुम इतनी छोटी सी बात के लिए घर क्यों आए? तुम मुझे बोल देती, मैं किसी के साथ तुम्हारी बुक्स भेजवा देती। तुम इतनी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ अकेला देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? वही सोनाली जो शांति से खड़ी सब सुन रही थी, वो बोली, आरोही कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर सिंघानिया को तुम्हारे करतूतों के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर उन्होंने तुम्हें घर से निकल दिया? ये सुनकर निर्मला जी और विवेक जी का चेहरा काला पड़ गया। सोनाली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो और तुम किस करतूतों की बात कर रही हो? तुम्हें जो कुछ पता है हमें सच सच बताओ। विवेक जी सोनाली पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, अगर सच में दक्ष ने आरोही को घर से निकल दिया था तो उनकी रेप्यूटेशन का क्या होगा? डैड, मुझे लगता है कि मिस्टर सिंघानिया को पता चल गया है कि आरोही हमारे कॉलेज के हंक को पसंद करती है। आखिर कोई भी पति ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी पत्नी किसी और आदमी को पसंद करे? और वैसे भी मैंने सुना है कि बड़े परिवार के लोगों को अपनी रेप्यूटेशन की बहुत परवाह होती है, इसलिए मुझे लगता है कि मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में आकर आरोही को घर से निकल दिया है और आरोही ये बात छुपाने के लिए मिस्टर सिंघानिया के बीसी होने का नाटक कर रही है। डैड, अगर ऐसा हुआ तो हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सोनाली डरते हुए बोली। ये सुनकर विवेक जी के होश उड़ गए। आरोही, क्या सोनाली ने जो कहा वो सच है? क्या तुम सच में कॉलेज में किसी लड़के को पसंद करती हो? आरोही ने एक नज़र सोनाली को देखा जिसके आंखें में शैतानी साफ नजर आ रही थी। ओकोश, उसने ये सब जानबूझकर कहा था, वो उसे जलील करना चाहती थी। पर सोनाली को नहीं पता था कि ये वो आरोही नहीं है जिसे आसानी से फंसाया जा सके। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता कि सोनाली को ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। ये बोलते हुए काफी इनोसेंट लग रही थी। विवेक जी ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलते उससे पहले ही आरोही आगे बोली, वैसे भी डैड, अगर ये सच होता तो मैं इतना भयानक मेकअप करके कॉलेज क्यों जाती? आपको तो पता न मैं लड़कों से बचने के लिए कितना भयानक मेकअप करती हूँ कि कहीं मेरी खूबसूरती को देखकर कोई लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट न हो जाए। तो आप ही सोचिए डैड कि अगर मैं किसी को पसंद करती तो मैं इतना भयानक मेकअप करके कॉलेज क्यों जाती? आप खुद सोचिए डैड कि क्या कोई लड़का उस मेकअप के साथ मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है? और वैसे भी डैड, ये सब मैंने आपके कहने पे ही तो किया था, क्योंकि आप मेरी शादी सिंघानिया परिवार में करना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट हो या मैं किसी लड़के के प्यार में पड़ूं। जब डैड ने उसे पहली बार कहा था कि वो कॉलेज नहीं जा सकती है क्योंकि कोई भी लड़का उसका ये खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तो वो हैरान हो गए थी कि डैड उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उसे इस तरह घर में कैद करके कैसे रख सकते हैं? अब वो खूबसूरत थी तो उसमें उसकी क्या गलती थी? तब उसने डिसाइड किया था कि वो भयानक मेकअप करके कॉलेज जाएगी क्योंकि वो मन लगाकर पढ़ना चाहती थी। वैसे भी तब उसे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
लेकिन कॉलेज के पहले दिन ही वो अर्जुन के पीछे दीवानी हो गई, लेकिन अर्जुन ने कभी भी उसे पलट के नहीं देखा। लेकिन अब जब वो इस बारे में सोचती थी तो उसे लगता था कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ अर्जुन ने कभी भी उसका असली चेहरा नहीं देखा, वरना उसकी और दक्ष की शादी कैसे होती। सच में पिछले जीवन में दक्ष ने कभी भी उसके लुक्स को लेकर कोई भी बुरा कमेंट नहीं किया था, जो एक हैरान कर देने वाली बात थी। जहां कोई भी उसके मेकअप को देखकर उसके करीब नहीं आता था, वहीं दक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे पता चलता था कि दक्ष को उसकी बाहरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं था, वो उसके दिल से उससे प्यार करता था। वैसे भी डैड, मैंने तो आज तक आपके और दक्ष के अलावा किसी को भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है। विवेक जी को भी आरोही की बात सही लगी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी कितनी खूबसूरत है, अगर एक बार कोई उसे देख ले तो उसके पीछे दीवाना हो जाए। अगर वो सच में किसी को पसंद करती तो वो इतना भयानक मेकअप क्यों करती। ये सुनकर सोनाली ने अपने दांत पीस लिए। उसे इस बात से नफरत थी, सच में आरोही हद से ज्यादा खूबसूरत थी। उस रात पार्टी में उसने थोड़ा लाइट मेकअप किया था और लड़के जैसे उसके पूछे लट्टू ही हो गए थे। ये तो अच्छी बात थी कि वहां ज्यादा कोई आरोही के बारे में नहीं जानता था और लाइट भी बहुत डीम थी, जिस वजह से कोई भी उसका असली चेहरा नहीं देख पाया था, वरना सबको सच पता चल जाता कि आरोही उससे ज्यादा खूबसूरत है और उससे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की होने का टैग छीन जाता। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। सोनाली जैसे ही कुछ बोलने को हुए, आरोही बीच में उसकी बात काटते हुए बोली, सोनाली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम सच में मुझे अपनी बहन मानती हो? भले ही मॉम डैड को सच नहीं पता है, पर तुम्हें तो अच्छे से पता है न कि मेरे मेकअप के वजह सब बच्चे कॉलेज में मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। फिर भी तुमने मॉम डैड को झूठ बोला और उनके नजरों में मुझे गिरने की कोशिश की। ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपने जीवन में इतना कुछ देखा है तो समझदार होगी, पर नहीं, मैं गलत थी। आरोही की बात सुनकर सोनाली भड़क गए और वो भी उस पर चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो हर कोई मुझसे ये कोई कहता कि तुम्हारी बहन कॉलेज के हंकी पीछे पागल है। ओह, मतलब तुम्हें अब मुझसे ज्यादा दूसरों की बात पर भरोसा है? आरोही बेरुखी के साथ बोली। ये सुनकर सोनाली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं है, पर आप खुद ही सोचिए, अगर ये बात सच नहीं होती तो लोग क्यों इस बारे में बात करते। वहीं निर्मला जी को भी सोनाली की बात सही लगी। आरोही, तुम इस तरह सोनाली पर चिल्ला कैसे सकती हो? उसने बस वही कहा जो उसने सुना। मॉम, मैं उस पर चिल्ला नहीं रही ही हूं, मैं बस उसे बता रही हूं कि इस तरह के अफवाहों पर यकीन न करे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने जो सुना है वही हकीकत हो। ऐसा भी तो सकता है कि कोई गलत अफवाह फैलाकर मुझे बदनाम करना चाहता हो। आरोही ने शांति से कहा। आरोही सही बोल रही है, तुम्हें इस तरह अफवाहों पर भरोसा कर अपनी बहन पर शक नहीं करना चाहिए, विवेक जी ने सख्ती से कहा। हल्की निर्मला जी इस बात से खुश नहीं थी, पर फिर भी उन्हें आरोही की बात सही लगी। आरोही बोली, ठीक है, मुझे कुछ बुक्स चाहिए, मैं ऊपर अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलकर आरोही वहां से चली गए। आरोही के इस तरह लेक्चर देने से सोनाली गुस्सा हो गई थी और उससे बदला लेना चाहती थी। फिर उसने अपनी मॉम की तरफ देखा, जो आरोही के इस तरह बात करने से नाराज थी। मोम, मुझे लगता है आरोही सिंघानिया परिवार में वापस नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो इस तरह के बहाने बना रही है। वो हिम्मत नहीं करेगी। निर्मला जी ऐसा नहीं होने देगी। वे दक्ष का विश्वास हासिल करने के लिए आरोही पर भरोसा कर रहे हैं ताकि वो रस्तोगी परिवार के बिजनेस में मदद कर सके। अगर आरोही ने सिंघानिया परिवार के साथ सहयोग नहीं किया तो उन्हें सिंघानिया परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अपनी बुक्स पैक करने के लिए अपने कमरे में जाने के कुछ ही समय बाद निर्मला जी उसके रूम में आए और आरोही को अभी भी वहां देखकर वो उस पर भड़कते हुए बोली, आरोही, तुम अंदर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम अभी के अभी अपने घर वापस जाओ। जब आरोही ने उसकी बात सुनी तो वो एक पल के लिए दंग रह गई। पेरेंट्स आमतौर पर अपने बच्चों के घर आने पर उन्हें थोड़ी देर और रोकने की कोशिश करते थे, पर यहाँ उसकी मॉम उससे जल्दी भागने में लगी थी। वो उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही थी कि जैसे वो कभी भी यहाँ से जाने वाली ही नहीं थी। मॉम, क्या अब आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो गए है कि आप मुझे इस तरह बार बार घर जाने को बोल रही हो? क्या ये मेरा भी घर नहीं है तो आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? नीलम की आंखों में गिल्ट चमक उठा और वो शर्मिंदगी से गुस्से में बोली, बकवास बांध करो, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। आखिरकार तुम्हारी सिचुएशन सभी से अलग है। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, दक्ष की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें एक पत्नी के रूप में उसके साथ होना चाहिए। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम इतनी जिद्दी नहीं हो सकती। ठीक है, आरोही ने फिर बहस नहीं की, वैसे भी वो यहाँ और रुकना नहीं चाहती थी।
अगर उसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लेने होते तो वो कभी भी यहाँ नहीं आती।